नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे नो पेंशन सिस्टम के बारे में कि किस तरह ये आपके लिए नुकसानदायक है, किस तरह आपकी सैलरी को खाया जा रहा है पेंशन के नाम पर। इस पूरे वीडियो को देखें और डिटेल में जानें कि आपकी अपनी सैलरी किस तरह पेंशन के नाम पर खाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इससे बहुत फायदा हो रहा है। पूरे वीडियो में समझें कि सरकार भी किस तरह इस नो पेंशन सिस्टम या नो पेंशन स्कीम के साथ घाटे में जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। नो पेंशन सिस्टम, जिसे सरकार न्यू पेंशन सिस्टम कहती है, न्यू पेंशन स्कीम कहती है, वो वास्तव में नो पेंशन सिस्टम ही है। क्योंकि इससे आपको पेंशन देने के नाम पर आपकी सैलरी काटकर कॉरपोरेट्स को पेंशन दी जा रही है। एनएसडीएल बिना किसी कारोबार के आज लगभग 7 लाख करोड़ की मालिक बनी बैठी है। और ये इकोनॉमी में मंदी के बावजूद शेयर बाजार कैसे चल रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। ये सब आपके हार्ड अर्न मनी का ही कमाल है। आपको इसमें नुकसान है, सरकार को इसमें नुकसान है। आइए इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए देखें कि किस तरह से गवर्नमेंट शेयर और एम्प्लॉय शेयर को मिला करके हम लगभग 30 साल की उम्र में कितना पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। मैं एज ऑफ एंट्री लगभग 25 साल की लेता हूँ। 3 साल रेगुलराइजेशन के 3,000 ग्रेड पे का जो हमारा एम्प्लॉय है, लगभग उसकी सैलरी जो 30,000 के लगभग बनती है इनिशियल सैलरी, वहां से स्टार्ट करता हूँ। ये एक थोड़ी सी बेसिक एग्जाम्पशन है, हालांकि इससे लेट हम लगते हैं आजकल के सिनेरियो में देखा जाए। पर फिर भी मैं इसको एग्जाम्पशन मान के चलता हूँ कि 28 साल की उम्र में अगर कोई आदमी रेगुलर होता है और लगभग 30,000 उसकी सैलरी है, तो वो 30 साल की उम्र के बाद जो है वो रिटायर हो जाता है। सैलरी रिडक्शन 10% और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14% के हिसाब से। आइए पहले 5 साल हम कैलकुलेट करते हैं। पहले 5 साल में लगभग औसतन हमारा अगर 3,000 हमारी सैलरी का कटता है, 4,200 रुपया सरकार डालती है, तो कुल मिलाकर के ये जो 7,200 रुपये की राशि है, ये हर महीने एनएसडीएल को जाती है। कभी कभार बीच में भी फंस जाती है, पता नहीं रहता कहाँ जा रही है। तो अगर हम इसी राशि को आज पोस्ट ऑफिस की मंथली जो हमारे पास आरडी स्कीम होती है, उसमें अगर इन्वेस्ट करें 7,200 रुपये की राशि को, तो आज के रेट के हिसाब से हमें 5 साल बाद 5,22,000 रुपये मिलता है, जो पहले 5 साल की हमारी इन्वेस्टमेंट बनती है। तो इस समय हमारी उम्र लगभग 35 वर्ष है। 33 वर्ष, 28 साल के बाद 5 वर्ष, 33 साल के बाद पहले 5 साल का इन्वेस्टमेंट हमारा 5,22,000 हो जाता है। फर्दर उसको अगर 9% के हिसाब से हम उसकी एफडी करवा दें, या शेयर मार्केट का रिटर्न जैसे भी सरकार बोलती है कि हम 10 से ज्यादा दे रहे हैं, अगर हम इसको मिनिमम 9% मानकर भी चलें, तो अगले 5 साल में आपके पहले 5 साल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10,44,000, अगले 5 साल में 20,88,000, और अगले 5 साल में 41,76,000 रुपए हो जाता है। और जब आप 58 साल के हो जाते हैं, तो आपके पहले 5 साल का 5,22,000 रुपया जो आपने पोस्ट ऑफिस में मान लीजिए इन्वेस्ट किया था एनएसडीएल को देने के बजाय, उसकी वैल्यू 45,51,000 हो जाती है। ये कोई हवा हवाई कैलकुलेशन नहीं है, आप खुद कैलकुलेट करके देख लें। पोस्ट ऑफिस में जो आजकल के रिटर्न्स हैं, स्कीम्स हैं, उस पर इसको अप्लाई करके देख लें। अगर एक नया पैसा भी कम होता है तो आप जी भर करके इस वीडियो को देख करके कमेंट्स में गालियां निकालिए, आई डोंट केयर एट ऑल। पर आप एक बार करके जरूर देखें। ये सिर्फ पहले 5 साल की राशि की बात की जा रही है। अगले 5 साल में आपकी सैलरी जो है वो बढ़ जाती है, तो ये हो जाती है आपकी लगभग 40,000 रुपये। मान लीजिए आपकी सैलरी औसतन अगले 5 साल की है, मतलब 33 से 38 साल में आपकी सैलरी जो है 40,000 है लगभग मान लीजिए। तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन 4,000 पर मंथ और 5,600 रुपये सरकार की तरफ से एनएसडीएल को जाएगा। अगर यही 9,600 रुपया आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं आज के रेट के हिसाब से, या तब रेट बढ़ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली कम नहीं होंगे, फिर भी अगर मैं मिनिमम मान के चलूं, तो आपकी यही राशि 6,96,000 हो जाती है दूसरे 5 साल की। और उसी तरह कंपाउंडिंग में अगर आप इसकी एफडी करवाते हैं या 9% के हिसाब से इसका रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं,
तो आपकी यही राशि जो है वो बढ़ते अगले 5 साल में 27,84,000 और 58 साल की उम्र में 39,30,000 के लगभग हो जाती है। अब आप समझें इस बात को कि पहले 5 साल में आपकी जो कटी राशि है उसकी वैल्यू 58 साल में 45 लाख होती है, अगले 5 साल की 39,30,000। इसी तरह अगले 5 साल में आपकी जो सैलरी है वो 5,000 हो जाती है, मतलब 50,000 हो जाती है, तो आपका कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी से 5,000 रुपये कटता है। गवर्नमेंट 7,000 डालती है, तो 12,000 रुपये की राशि अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 साल बाद जो है वो 43 साल की उम्र में 8,70,000 रुपया वापस पाएंगे पोस्ट ऑफिस से। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन, अभी पेंशन तो हो ही नहीं रही, ये तो वही सैलरी है जो आपकी कट रही है, या गवर्नमेंट अपना शेयर डाल के एनएसडीएल को दे रही है, जितना आपके नाम पर काट के कंपनीज को जा रहा है। तो ये 8,70,000 रुपये 58 साल की उम्र में 31,80,000 रुपये हो जाता है, आजकल के रेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो। भविष्य में रेट कम ज्यादा होंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, पर ये आज के रेट के हिसाब से मान के चलें। इसी प्रकार 16 से 20 साल की आपकी जबकि नौकरी होगी तो आपकी एवरेज सैलरी जो है वो 60,000 अगर मान ली जाए, तो उसमें 6,000 आपका कंट्रीब्यूशन, 8,400 जो है वो सरकार का कंट्रीब्यूशन, और ये राशि 24,80,000 जब आप 58 साल के हो जाएंगे। इसी तरह अगले 5 साल ये राशि जब आपकी मिनिमम सैलरी, आपकी एवरेज सैलरी 17,000 होगी, तो ये कंट्रीब्यूशन आपका जो है लगभग 16,800 रुपये मिला करके आप 12,18,000 रुपये पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम से ले सकते हैं। पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वही जो आपकी सैलरी कट रही है और आज की रेट्स के हिसाब से बात की जा रही है, तो वही आपकी 58 साल की उम्र में कुल मिलाकर के सारी राशि हो जाएगी 18,74,000 रुपये। और अंतिम 5 साल की आपकी जो जॉब होगी उसमें आपकी सैलरी अगर मान लीजिए 80,000 रुपये है, आपकी सैलरी 80,000 रुपये है, तो वैसी स्थिति में 11,200 रुपये सरकार अपना डालेगी। तो आपकी ये जो अमाउंट अगर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट की जाती है उस समय, तो आप 5 साल में 13,92,000 रुपये की राशि जो है वो वापस पाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये लास्ट 5 साल है, इसको फर्दर इन्वेस्ट आप नहीं करना है, तो 58 ईयर्स में आप 13,92,000 रुपया अगले 5 साल का वो एक्यूमुलेटेड मनी आप आपस में जो है वापस पाएंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम से। अब आप सोचें, जो आपका हार्ड अर्नड मनी है, आपकी सैलरी है, और सरकार उसमें अपना कंट्रीब्यूशन मिला के दे रही है एनएसडीएल को, तो 58 साल की उम्र में जब आप रिटायर होंगे तो आपका जो जितना पैसा कटा है उसकी वैल्यू हो जाती है 1,74,07,000 रुपये लगभग। आज के रेट्स के हिसाब से, जो आज रेट लाई कर रहे हैं उनके हिसाब से 1,74,07,000, चलो 7,000 छोड़िए, लगभग 1,74,00,000, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपकी जो सैलरी कट रही है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एसडीएल को जा रहा है, उसकी वैल्यू बनती है। अब आप सोचें आपको क्या मिलता है, अब आप सोचें आपको क्या मिलेगा। ये तो था जो आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करके जो ले सकते हैं वो उसकी वैल्यू। अब अगर एसडीएल का जो आप पेंशन कैलकुलेटर देखें तो टोटल कॉर्पस आपका बनता है 1,01,00,000 रुपया, 1,01,44,800 एनएसडीएल के आज के कैलकुलेटर के हिसाब से 9% रिटर्न अगर हम देखते हैं तो 1,01,00,000 आप कैलकुलेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपने ये सारी राशि डाल करके देख सकते हैं। तो टोटल कॉर्पस बनता है 1,01,00,000 रुपया, जबकि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू है 1,74,00,000 रुपया। समझ लीजिए लगभग 70 से 75 लाख का गबन तो यहाँ सरकार कर गई है आपका। फिर आप विड्रॉ क्या कर सकते हैं, 60,86,867 रुपए। मतलब कि आपकी खुद की जो सैलरी कटी है लगभग आप उतना पैसा भी विड्रॉ नहीं कर सकते, और पेंशन के नाम पर आपको क्या मिलेगा, 16,908 रुपए, अगर हम 5% की एनुटी रिटर्न लगाते हैं, जो कि आज के समय में हमें मिल रही 5.1, 5.2, 5.3, इन डेथ के 7% और 8% मिल रहा है। अब आप सोचें आपको 16,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जबकि आपका जो अपना हार्ड अर्नड मनी है, सरकार का कंट्रीब्यूशन है 1,74,00,000 का, अगर उस टाइम आप सेविंग इंटरेस्ट भी लगाते हैं तो एक महीने का इंटरेस्ट 1,30,000 होगा, 1,30,000, और इसके बदले आपको क्या मिलेगा, 16,000 रुपए की पेंशन। तो आप सोचिए आप किस युग में जी रहे हैं, जागिए और थोड़ा सा गौर के आप अपनी अपनी जॉब के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर लें। मैंने अपनी जॉब के हिसाब से कैलकुलेशन कर रखी है,
इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, जो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं वो जरूर निकलें इसके प्रति कि आपकी सैलरी को खाया जा रहा है, आपको पेंशन दी नहीं जा रही है। आप जो आपकी सैलरी से काट के पेंशन एनएसडीएल को, कंपनीज को दी जा रही है। ये तो था वो शेयर जो गवर्नमेंट शेयर और एम्प्लॉय शेयर दोनों जा रहा है, इसको मिला करके। अगर आप देखना चाहें कि लॉस गवर्नमेंट को क्या लॉस है, तो इसको देखने के लिए वही है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं, केवल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो एक्स्ट्रा जा रहा है, जैसे कि पहले 5 साल की नौकरी में मेरी सैलरी से एक्स्ट्रा 4,200 रुपए 14% के रूप में जो सरकार है वो कंपनीज को दे रही है। इनके सरकार को अभी देने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर वो एनपीएस खत्म कर देती है तो ये पैसा एक्स्ट्रा जो है वो सरकार दे रही है कंपनीज को, जिसकी जरूरत ही नहीं है। ये 1 से 5 साल में ये जो है वो पहले 5 साल का 4200 रुपए के हिसाब से 58 साल की उम्र में 26,55,000 रुपए बनता है एक्यूमुलेटेड कॉस्ट। आज की जो है पोस्ट ऑफिस के जो रेट्स हैं उसके हिसाब से, बैंकिंग का तो आपको पता है फ्रॉड ये वो चलता है, पोस्ट ऑफिस सेफेस्ट माना जाता है, तो उसके रेट्स के हिसाब से देखा जाए तो पहले 5 साल में गवर्नमेंट ने 26,55,000 रुपए बिना मतलब का खर्च कर दिया, जो सैलरी और डीए देने में इनको तकलीफ है। परंतु एनएसडीएल को एक्स्ट्रा 26,55,000 केवल मात्र मेरा पहले 5 साल में ये दे रहे हैं, किस लिए? मुझे पेंशन देने के लिए, जबकि सरकार को ऐसा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगले 5 साल का हिसाब देखा जाए तो सैलरी अगर बढ़ती है तो 5600 रुपए के हिसाब से, जैसे 40,000 रुपए हमारी सैलरी अगले 5 साल में होती है, अगले 5 साल में 50,000, अगले 5 साल में 60,000, 70,000, लास्ट सैलरी हमारी अगर 80,000 होती है, तो उस हिसाब से सरकार आपको लगभग आपके हिस्से का आपके नाम पर 1,01,54,000 रुपए एक्स्ट्रा, जिसकी जरूरत ही नहीं है। जब तक आप 58 साल की उम्र में रिटायर होंगे तो ये एक्स्ट्रा पैसा आपकी सैलरी की डिडक्शन और आपकी सैलरी के अलावा, जिसकी जरूरत सरकार को कभी नहीं थी, एडवांस में सरकार कंपनी को दे चुकी है 1,01,00,000, लगभग 1 करोड़ रुपया। तो आप सोचिए कि इसमें जो है सरकार को क्या फायदा है। अगर आपकी अंतिम सैलरी 80,000 रुपए है तो आपको पेंशन कितनी लगेगी? 40,000 रुपए। अब आप सोचिए 1 करोड़ कंपनी को एडवांस में दे चुके हैं और 40,000 रुपए आपको मंथली देने में इनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये सरकार की मंशा जो है वह बिल्कुल भी हमें शंकित करती है कि सरकार किस लिए खुद हम ऐसा बोल के कि हमारे पास संसाधन नहीं है, किस लिए सरकार कंपनीज को पैसा खिला रही है जिसकी कभी आवश्यकता है ही नहीं। 1,01,00,000 रुपए का मंथली अगर हम देखें तो हमें अगर जितना ब्याज मिलता है तो 40,000 रुपए से कम नहीं होगा, वो ज्यादा ही होगा, पर वो एडवांस में सरकार पैसा खर्च कर चुकी है। इसी पैसे से सरकार हमें आराम से 70-80 50% तो क्या लास्ट सैलरी के बराबर जो है, अगर वो ओपीएस देना भी शुरू करे तो भी सरकार जो है वो फायदे में रहेगी, क्योंकि ये 1 करोड़ जो है 8 साल में फिर से जो है डबल हो जाएगा। तब तक हमारा 40,000 के हिसाब से कोई पैसा खत्म नहीं होगा। अब आप सोचिए कि सरकार किस तरह से नुकसान झेल करके हमारे नाम पर, पेंशन के नाम पर हमें गुमराह कर रही है। जिसको डिटेल में ये चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं पीडीएफ फाइल सारी कैलकुलेशन की सेंड कर दूंगा, आप अपने हिसाब से अपनी सैलरी का नुकसान देख लेंगे कितना हो रहा है। अगर सिर्फ अपने पर्सनल लॉस की बात करें कि छोड़ दीजिए मुझे पेंशन सरकार से नहीं चाहिए, मेरा लॉस क्या हो रहा है, जो मुझे मिले मेरी सैलरी से मुझे वास्तव में कितना लॉस हो रहा है। हर महीने पहले 5 साल मेरी 3,000 रुपए की सैलरी कटेगी पर मंथ के हिसाब से, अगले 5 साल 4,000 के हिसाब से, अगले 5 साल 5,000 के हिसाब से, अगले 5 साल 6,000 के हिसाब से, अगले 5 साल 7, फिर 8, इस तरह 25 साल में, 25 से 30 साल में अगर मेरी सैलरी बढ़ती जाती है और उसमें कट लगता जाता है 10% के हिसाब से, तो यही पैसा अगर मैं पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करता रहता तो 72,35,000 रुपए तो मेरी सैलरी कट चुकी होगी जब सरकार मुझे रिटायर करेगी। 72,35,000। तो आप देखिए, आप अपनी सैलरी यहाँ पर डाल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना नुकसान हो रहा है और मुझे क्या मिलेगा। आप देख लीजिए मुझे क्या मिलेगा बाद में, 16,908 रुपए मंथली सैलरी। इसके हिसाब से मैं पूरा करने लगूं तो मुझे 150 साल जीना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा जो पैसा कटा है ये पूरा होगा। जबकि पैसे की वैल्यू आपको पता है, ये फिर से 7 साल में फिर डबल हो जाएगा, 8 साल में फिर डबल हो जाएगा। तो आप सोचिए कि आप कितने नुकसान में हैं। तो इस चीज को समझिए कि सरकार खुद नुकसान उठाकर आपकी पेंशन के नाम पर कॉरपोरेट्स को फायदा दे रही है। इस बात से सीधा सीधा जो पेज नंबर 2 है यहाँ मैंने आपको बता दिया है
कि सिर्फ सरकार जो एडवांस में पैसा दे रही है 1 करोड़ रुपए हमारे रिटायरमेंट तक एक्स्ट्रा दे चुकी होगी। जो हमें 1-2% 3% डीए किस्त देने में घबराते हैं, वो हर महीने 14% जो है वो एनएसडीएल को फ्री में दे रहे हैं। किस लिए? कि ये बाद में हमें पेंशन देंगे। एन्युटी रूल्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। परंतु ये वाला जो मैं बता रहा हूँ कि सरकार किस नुकसान में है, इस चीज को जरूर गौर से समझे, इसलिए हमें सरकार की नीति पर शंका है। अब हमें करना क्या है? ये तो हो गया कि हमें जो है वो सरकार से लॉस में जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस चीज को समझें। सबसे पहला काम, आप एनपीएससी को ज्वाइन करें। हमारी जो भी एसोसिएशंस हैं जो पेंशन के लिए लड़ रही हैं, उनके साथ जुड़ें। इंश्योर योर प्रेजेंस, अपनी जो है हाजिरी हमेशा सुनिश्चित करें। किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, धरने में बुलाया जाता है, प्रदर्शन में बुलाया जाता है, जरूर जाएं। आपका फर्ज है। आप अपने किसी को मत देखें, आप अपनी कैलकुलेशन कर लें और देख लें कि आप 1 करोड़ के लॉस में जा रहे हैं। जब आप रिटायर होंगे तो आप खुद उठेंगे, सुबह खुद जाएंगे, छुट्टी लेके जाएंगे, डीडीओ से लड़के जाएंगे कि पेंशन के लिए लड़ना है। बी अपडेटेड, अपडेट रहें, क्योंकि आपको समय समय पर जो भी जानकारियां मिलती हैं, कहीं से यूट्यूब पर मिलती है, एनएसडीएल की साइट से मिलती है, पीएफआरडी की साइट पे मिलती है, तो उनसे अपडेटेड रहे कि आपको कहाँ जो है वो फायदा देने के नाम पर नुकसान दिया जा रहा है। गेट अदर्स अपडेटेड, अपने आसपास अपने पीए ग्रुप को, अपने साथी एम्प्लॉयज को, जो भी आपके लगते हैं नोन है कि जिनको एनपीएस के बारे में समझाया जा सकता है, उन्हें इसके बारे में जरूर बताएं कि इस तरह से हमें नुकसान किया जा रहा है, हमारे हार्ड अर्न मनी को जो है वो खाया जा रहा है पेंशन के नाम पर। अवेयर द सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एम्प्लॉयज को अवेयर करना है, सोसाइटी को अवेयर करें, क्योंकि हमें सोसाइटी का, हमारे समाज का समर्थन मिलना बहुत ही आवश्यक है। कारण क्या है कि आज अगर एम्प्लॉयज के पेंशन को रोकने की बात की जाती है तो समाज में जो इसका समर्थन किया जाता है, वो लोग ये नहीं सोचते कल को उनके बच्चे जब जॉब में आएंगे तो उनको भी इसी तरह से हराश किया जाएगा। तो कोशिश करें कि समाज को भी जागरूक किया जाए ताकि वो पेंशन के समर्थन में उतरें। और अंतिम बात, गेट रेडी फॉर द फाइट, हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। लड़ाई लंबी है, कठिन है, तो अपने मन को समझाएं और पेंशन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मिलकर रहें, बातचीत करें एक दूसरे से और लड़ाई के लिए आगे आएं। आपस में नहीं, आपसी जो व्यक्तिगत हमारे मतभेद हैं उनको मनभेद ना बनने दें। व्यक्तिगत मतभेदों को दूर रखते हुए पेंशन की लड़ाई में एक दूसरे का साथ दें। धन्यवाद।